हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर में रेंटल इनकम को रिपोर्ट करना क्यों कंपलसरी है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपकी यदि टोटल रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आप यदि ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो, ठीक है, और ये रेंटल इनकम 2.5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको इसे आईटीआर में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 3 लाख रुपीस की है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करने जा रहे हो तो उस केस में लिमिट 3 लाख रुपीस की है। तो टोटल रेंटल इनकम न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर रही है तो आपको इसे आईटीआर में दिखाना जरूरी हो जाता है। सेकेंड केस होता है एचआरए एग्जेम्पशंस का। सेक्शन 1013A में जो सैलरीड इंप्लॉय होते हैं वो आईटीआर में एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं। कभी कभी तो आपके फॉर्म 16 में ही ये एचआरए एग्जेम्पशंस क्लेम्ड होता है। तो एक सैलरीड इंप्लॉय जहां पे कि वो रेंट पे कर रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेंट 1 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में उस इंप्लॉय को लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर है वो इंप्लॉयर को सबमिट करना पड़ता है। तो इंप्लॉयर क्या करता है, आपके फॉर्म 16 में ही एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम करा देता है, ठीक है। तो ये जो रेंट का पेमेंट है ना वो लैंडलॉर्ड के पैन नंबर पे अपडेट हो जाती है। और दोस्तों जब लैंडलॉर्ड अपनी आईटीआर को फाइल करेगा तो उस रेंटल इनकम को आईटीआर में रिपोर्ट करेगा। और थर्ड केस होता है टीडीएस का। अब जो प्रॉपर्टी रेंट पे आप देते हो ना उस पे टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194I में और 194IB में। तो सेक्शन 194I में ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस डिडक्ट करते हैं जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है। और इसके अलावा जो कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, वो भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो यहां पर सेक्शन 194I में ऐसे पर्सन को टीडीएस तब डिडक्ट करना होता है जब वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रुपीस के ऊपर रेंट का पेमेंट करते हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट यदि हो रहा है तो उस केस में इन पर्संस को टीडीएस डिडक्ट करना होता है 10% के रेट से। तो आपको जो भी रेंट वो पे कर रहे हैं वो 10% का टीडीएस वो डिडक्ट करेंगे और आपके पैन नंबर पे वो अपडेट हो जाएगा तो आपको वो रेंटल इनकम अपने आईटीआर में लेनी पड़ेगी। और दोस्तों उसी तरीके से सेक्शन 194IB की बात करें तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि नॉन ऑडिट केस की कैटेगरी में आते हैं। और ये बजट 2024 में जो लिमिट थी वो 20,000 की थी, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 रुपीस के ऊपर यदि रेंटल इनकम क्रॉस करती थी एक फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में सेक्शन 194IB में टीडीएस डिडक्ट करना होता था। लेकिन अब बजट 2025 में इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो सेक्शन 194IB में भी टोटल जो रेंटल इनकम है वो 6 लाख रुपीस के ऊपर जब क्रॉस होगा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। और ये जो टीडीएस है 5% के रेट से डिडक्ट होगा और आपके पैन नंबर पे अपडेट हो जाएगा। तो टीडीएस 194I में या IB में आपका डिडक्ट हुआ है रेंटल इनकम पे, वो रेंटल इनकम आपको अपनी आईटीआर में लेनी कंपलसरी है। तो जिस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम हो रही है उसको तो आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा जो होम लोन आपने उस प्रॉपर्टी के लिया हुआ है उसकी भी बेनिफिट आपको मिलती है। तो होम लोन पे आपको किस टाइप की बेनिफिट मिलती है प्रॉपर्टी के केस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है उस पे आप पे करते हो ईएमआई और इसकी टैक्स बेनिफिट आपको रेंटल इनकम से मिलती है। और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो सकता है कि वो आपकी फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी हो, मतलब पहली बार आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड हो सकता है यहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, या फिर वो प्रॉपर्टी जिसमें कि आपकी सिंगल ओनरशिप है, मतलब उस प्रॉपर्टी के मालिक आप खुद हो, या फिर उस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनरशिप हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर दो पार्टनर्स हो सकते हैं, 50-50 का रेशियो हो सकता है, या फिर को बोरोवर्स ओनरशिप प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें कि 2 से ज्यादा ओनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी चाहे किसी भी टाइप की हो, आपने यदि इसके लिए लोन ले रखा है तो उस पे आप जो ईएमआई का पेमेंट कर रहे हो उस पे आपको टैक्स बेनिफिट रेंटल इनकम से मिलती है। अब देखिए यहां पे जो ईएमआई आप पे करते हो तो दोस्तों इसमें आप तो एक तो प्रिंसिपल का अमाउंट पे करते हो और दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट पे करते हो। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है ना इस पे भी आपको डिडक्शन मिलता है और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो इसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है।
अब इनकम टैक्स में देखिए प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने अक्वायर किया हुआ है, आपने इस पे लोन लिया हुआ है, लेकिन आप उसको सेल्फ पर्पस के लिए यूज करते हो, आप उसको रेंटल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो। तो यदि आप उसे सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अपने खुद के काम में ला रहे हो, तो भी जो आप होम लोन पे पेमेंट कर रहे हो उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। इसके अलावा लेट आउट प्रॉपर्टी, आपने इन प्रॉपर्टीज को किराए पे उठा दिया, उसकी रेंटल इनकम है, तो वो मैंने आपको बताया कि उसको आईटीआर में लेना कंपलसरी है। और डीम्ड टू बी लेट आउट, बजट 2024 में यह बोला गया कि यदि आपकी 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपकी 2 प्रॉपर्टी जो होगी वो सेल्फ ऑक्युपाइड मानी जाएगी, और उसके ऊपर की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट मानी जाएगी। मतलब से फॉर एग्जांपल यदि किसी पर्सन की 3 हाउस प्रॉपर्टी है और उसको सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए ही यूज कर रहा है, तो उसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को ही दोस्तों सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी होगी वो डीम्ड टू बी लेट आउट, मतलब कि ये माना जाए कि आपने किराए पर उसको चढ़ाया हुआ है। तो डीम टू बी लेट आउट के केस में रेंटल इनकम क्या होगी? तो नॉर्मली जिस लोकेशन में, जिस एरिया में आपकी वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस लोकेशन में फेयर रेंट क्या है, एक उचित किराया क्या लिया जा रहा है, वो फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और उसके अलावा जो म्युनिसिपल वैल्यू है, इन तीनों में से जो ज्यादा होता है दोस्तों वही उस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड हो, लेट आउट हो, डीम टू बी लेट आउट हो, जो आपने होम लोन लिया हुआ है उस पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अब किस तरीके से यहाँ पे मिलता है, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप अपनी आईटीआर को कौन से रिजीम में फाइल कर रहे हैं। तो आप आईटीआर को यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे आपको कोई बेनिफिट सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए नहीं मिलता है। हाँ, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल करते हो तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे मैक्सिमम 2 लाख तक का सेक्शन 24B में आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, सेक्शन 80EE और 80EE। अब नॉर्मली होता क्या है कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यदि वो 2 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर गया तो आप चले जाते हो 80EE में और 80EE में, लेकिन इन दोनों का जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिफरेंट है। इसके ऊपर हमने सेपरेट एक सेशन किया था और आई बटन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। उसमें उन्होंने पूरी कंडीशंस बताई हुई है कि किस केस में 80EE और 80EE में आप बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों 80EE ऐसे प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में एक्वायर की गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम आपने प्रॉपर्टी खरीदा था, उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया हुआ है। और 80EE का रूल ये कहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आपने यदि कोई भी प्रॉपर्टी लिया है और आप लोन लेकर के बैठे हुए हो तो उसकी बेनिफिट 80EE में आप क्लेम कर सकते हो। और इसका भी जो लोन का पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर के 2022 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसका क्लेम अफोर्डेबल हाउसिंग में ले पाओगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 24B में तो आपको 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन उसके ऊपर 50,000 का 80EE में आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, और 80EE में आप 1.5 लाख तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। और प्रिंसिपल कंपोनेंट की यदि बात किया जाए तो आप 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही यहां पे क्लेम ले पाओगे। आप 80EE या 80EE में दोनों में से कोई एक ही सेक्शन में आप बेनिफिट ले पाओगे। अब सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ये जो 2 लाख रुपीस का आपका मैक्सिमम यहां बेनिफिट मिल रहा है, ये आपकी लॉस होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब इस लॉसेस को आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो देखिए पहला तो होता है कि इंटर हेड सेट ऑफ, दूसरा होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है और दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम हो रही है वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो वो होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। अब दोस्तों दूसरे वाले हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से एडजस्ट करने के बाद यदि आपके कुछ और लॉसेस बचते हैं तो आप इंटर हेड में भी कर सकते हो, लाइक सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेस की इनकम, एफडी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीस का सेक्शन 71 में आप सेट ऑफ करा सकते हैं, चाहे वो इंट्रा हेड हो या इंटर हेड हो। और इसके अलावा यदि आपकी कुछ
यहाँ पे लॉसेस बच जाती है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर तक सेक्शन 71(3) के अनुसार। और नेक्स्ट ईयर जब भी आपकी सेट ऑफ होगी वो इंट्रा हेड से होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए, तभी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं लेट आउट के केस में। तो लेट आउट के केस में देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में, दोनों में ही आपको इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलती है। तो न्यू टैक्स रेजिम में जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना आपने पेमेंट किया हो एक्चुअल में ले सकते हो। और ओल्ड रेजिम में भी कोई लिमिट नहीं है, सेक्शन 24B में आप उसको दिखा सकते हो। इसके अलावा जो 80EE वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी 80EE की, इसमें आप 50,000 एक्स्ट्रा डबल और 1.5 लाख एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो 24B के अलावा, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है वो एज इट इज जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर भी सेट ऑफ के जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से सेट ऑफ होगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट आउट के केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में रेंटल इनकम तो रिपोर्ट करनी है। अब उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो ज़्यादा है रेंटल इनकम से, तो आपकी रेंटल इनकम तो वैसे भी एडजस्ट हो जाएगी। जो रिमेनिंग आपके लॉसेस बचेंगे वो आपका किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, और ना ही दोस्तों उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। ये न्यू टैक्स रिजीम का एक ड्रॉबैक है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का। और यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट के लिए दोस्तों जो रूल्स यहाँ पर है वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यदि सिंगल ओनरशिप की प्रॉपर्टी है या ज्वाइंट ओनरशिप है या को बोरोवर्स है तो उस केस में इसकी बेनिफिट कैसे मिले। तो सिंगल ओनरशिप में तो आप क्लेम अपना कर सकते हो, लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 50-50 का रेशियो है। तो 50% वो सेकेंड पार्टी के ITR में चला जाएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्टी है उसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अब जो को बोरोवर्स वाली प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें 2 से ज्यादा यदि ओनरशिप है प्रॉपर्टी में, तो वो फार्मूला भी, तो उस केस में भी आपको यही तरीका अपनाना है। और इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो के ITR में आपको इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है तो आई बटन में लिंक है, आप इसका जाके चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।